हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने TGT SST की तैयारी करेंगे। और TGT SST में क्या देख रहे हैं हम? TGT SST में NCERT देख रहे हैं, यानी कि NCERT कवर कर रहे हैं। और NCERT आपकी हिस्ट्री की शुरू हो चुकी है क्लास 7 की। तो इसमें हमने क्या है 3 चैप्टर तक देख लिए, यानी तीसरा चैप्टर देखना है और दिल्ली के सुल्तान के बारे में देखना है। देखो, दिल्ली के सुल्तान के ऊपर हर पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा, पर जो TGT एग्ज़ाम हो गए हैं आजकल और जो PGT एग्ज़ाम हो गए हैं आजकल, वो दिल्ली सुल्तान के बारे में ये नहीं पूछते कि अकबर का बेटा कौन था, बीरबल को किसका बेटा था, किसका बाप था, वो यानी कि एक फ़कीर संत की उपाधि किसे दी गई। इस तरह के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ना कि बाप बेटे वाले। दिल्ली का सुल्तान कौन था, तैमूर लिंग जो था वो कहाँ से आया, ये क्वेश्चन अब TGT BGT में नहीं आए हैं, वो आपके चले गए हैं TET एग्ज़ाम में। ठीक है, TET SST के एग्ज़ाम में। और कुछ टाइम में TET एग्ज़ाम से वो आ जाएंगे GK में। मैक्सिमम TET और GK में आपको देखने के लिए मिल रहे हैं आजकल वो क्वेश्चन। और ये जो यानी कि 24 आ रहा है, 24 का मतलब ये है आपको ये क्वेश्चन उसमें भी देखने के लिए ना मिले। अब जो आ रही हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा आपकी टर्मिनोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप पूरा चैप्टर पढ़ के चले जाओ। मैक्सिमम आप देखोगे पहले की, यानी कि अब से 5 साल पहले आपको वही मिलेगा। अकबर का बेटा कौन था, बीरबल बीरबल कब मरा, क्यों मरा। एक क्वेश्चन आता है कि समुद्रगुप्त वाला क्वेश्चन आता है। समुद्रगुप्त वाला क्वेश्चन आजकल स्टेट के एग्ज़ाम में मिल रहा है, ना कि जो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है उसमें आपको वो वाला क्वेश्चन भी नहीं मिल रहा। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो भी चेंज हो चुका है। तो इसलिए अब आपको चलना है टर्मिनोलॉजी पे, यानी कि ये देखिए मैप के बारे में ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, जैसे आपका ये क्या है समृद्धशाली जैन व्यापारियों के बारे में आपको बताया गया, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हो गया है, अब आने लगे हैं। सबसे बड़ी बात है जो SST का पेपर आपका बना दिया है, SST का पेपर यानी कि आप TGT SST PGT हिस्ट्री, PGT पॉलिटिकल, PGT ज्योग्राफी जो है स्टूडेंट, ये एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे IAS की तैयारी कर रही जाती है उस तरह से आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट याद करने हैं। क्योंकि पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात आती है, जैसे दिल्ली के शासक की बात आती है, ये क्या अंगपाल कब से कब था? आरंभिक 12वीं शताब्दी, यानी कि आपका 1165 ये वाला। फिर चौहानों में पृथ्वीराज चौहान। फिर आता है क्या आरंभिक तुर्क शासन, क्या है कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि ये सारे रजिया आती है। और सबसे एक क्वेश्चन आता है रजिया सुल्तान का, और रजिया सुल्तान के साथ साथ एक लेडी का नाम और आता है जो कि आजकल आपको कहाँ मिलता है, स्टेट के एग्ज़ाम में। रजिया सुल्तान वाला क्वेश्चन का क्यों फेमस है? क्योंकि वो लेडी थी जिसने कहीं ना कहीं आपके और एक तरह से 40 लोग थे ना, उनकी नाकों में दम करा था। ठीक है, अब वो 40 लोग की कहानी आपको पता ही है, इतनी फेमस कहानी है, तो आपको उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करा। फिर आता है यानी कि खिलजी गए आते हैं, जलाउद्दीन खिलजी की बात आती है, खिलजी वंश की, तुगलक वंश की आती है। इसमें से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है हिस्ट्री में, ये क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं आजकल, जैसे कि जैसे ये लिखे हुए हैं, सिर्फ ध्यान से देखना, जैसे कि जैसे ये लिखे हुए, जैसे ये लिखा हुआ है आपके, ये यहाँ पे कर देगा, ये यहाँ पे कर देगा, लाइक ए मैच द फॉलोइंग, यानी कि मैच द फॉलोइंग के तौर पर आपको, यानी कि 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये मिलेगा, एक क्वेश्चन ये मिल सकता है और एक क्वेश्चन ये मिल सकता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग मिल रहे हैं। जो आप सोचते थे ना जलाउद्दीन खिलजी कब है, 1290 से इतने तक है, अलाउद्दीन खिलजी कब है, ये मिलेंगे क्वेश्चन। मैक्सिमम अभी भी क्वेश्चन इस तरह के मिल रहे हैं पर मैच द फॉलोइंग में, इसलिए आपको ये चीज़ें याद। अब ये देखो आपके ताड़पत्र यानी कि
पांडुलिपि की बात आई। पांडुलिपि हमने कई बार पढ़ चुका है, पांडुलिपि का क्वेश्चन आपको, पांडुलिपि कैसे बनती थी, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये यानी कि जब आपका कॉन्सेप्ट आया कि न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच संबंध को समझने के लिए उपयुक्त है, यानी कि ये सारे के सारे जो ताड़पत्र की बात आती। अब आता है जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद की बात, यानी कि जन्मसिद्ध अधिकार, ये जो टर्मिनोलॉजी आ रही है, जन्मसिद्ध अधिकार जन्म के आधार पर यानी कि विशेषाधिकार, जैसे कि मान के चलिए आपका कोई बेटा है, आपके बेटे को वही अधिकार मिलेंगे जो आपके क्या है, आपके अधिकार है, यानी कि जन्म सिद्ध अधिकार, उसे जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे एक तरह से कहा जाता है जन्म सिद्ध अधिकार क्या होता है, जन्म सिद्ध अधिकार आजकल चल रहे हैं यानी कि कास्ट सिस्टम वाला जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी कि जन्म के आधार पर विशेष अधिकार का दावा उदाहरण के लिए लोग मानते हैं कि एक तरह से कुलीन व्यक्ति कुछ खास परिवार के जन्म लेने वाले का, यानी कि एक तरह से उनका अधिकार वही रहेगा। फिर कहीं आता है लिंग भेद, यानी कि स्त्री और पुरुष में कहीं ना कहीं लिंग भेद वाला कॉन्सेप्ट आपको देखने के मिलता है। फिर आपको इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है, यानी कि आपका 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी, और ये क्वेश्चन आपका होता है इम्पोर्टेंट, जो कि मैं अभी भी ऊपर बता रहा था। इस युग के इतिहासकारों ने कहीं ना कहीं एक तरह से स्वीकार किया था, यानी कि मसीहा ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने स्वीकार किया था, तो कहीं ना कहीं आपको पता है इतिहासकार कौन थे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 3 तरह से, किसने स्वीकार किया, इतिहासकार। सबसे पहली बात थी वो अपने भाइयों से ज़्यादा योग्य थी, क्योंकि कहा जाता है कि देखो, कहा तो ये भी जाता है कि वो कहीं ना कहीं जो पुराने समय में जो इस तरह के कॉन्सेप्ट है कि पुराने समय में इतिहास में एक आ गया है कि ये सारे जो छोटे बच्चे थे उन्हें पहले इसी एक तरह से कहा जाता है कि औरतों के साथ रखा जाता था, या फिर एक तरह से वो अय्याशी पने में चले जाते थे, जैसे कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। अब वो उस माहौल में रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ों में चले जाएंगे, योद्धा नहीं बन पाएंगे। और राजा का काम क्या है, या राजा को युद्ध कला भी आनी चाहिए, उसे सारी कलाओं से वो यानी कि पारंगत होना चाहिए, तो ये कहा जाता है। फिर आता है यानी कि दरबार में यानी कि एक तरह से स्वतंत्र शासन की बात कहेगी करने की कोशिश में, वो एक तरह से माने नहीं, यानी कि 40 कॉन्सेप्ट वाला जो आपका। फिर आता है 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वही काम था लिंग भेद वाला कि हम किसी औरत के नीचे शासक या एक तरह से अपना राजा नहीं मानेंगे। फिर आता है भीतरी प्रदेश। भीतरी प्रदेश क्या होते हैं, किसी यानी कि शहर या बंदरगाह, क्या है, बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के वस्तुएं और सेवाओं को पूर्तित करते हैं। और एक आता है गैरसन शहर, यानी किलेबंद बसाओ जहां सैन्य रहती है, यानी कि आज भी इस नाम से बहुत से जो पुराने इलाके हैं वो जाने जाते हैं। आपका ये इलाका है, ठीक है, और किलेबंद है और सेना रहती है। ये क्या है, ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम इम्पोर्टेंट, यानी कि इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में आपका। फिर आता है मोहम्मद बिन तुगलक की बात आती है। मोहम्मद बिन तुगलक की हमारे यानी कि आजकल युद्ध अभ्यास वाले क्वेश्चन या इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। फिर ये आपकी आ जाती है आपकी कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के ऊपर आपका क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि कुतुब मीनार किसने बनवाया, कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। यानी कि ये देखिए, ये चित्र क्या है, 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में बनी कुतुब इस्लामिक मस्जिद तथा उसकी मीनार, यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तान द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित थी। इतिहास में इस शहर को दिल्ली यानी कि पुरानी दिल्ली जिसे आज कहा जाता है वो कहा गया। इस मस्जिद का यानी कि इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी और क्या है विस्तार से, यानी कि तो क्या है इसमें, यानी मीनार 3 सुल्तान यानी कि तुगलक आबाद की बात जो आती,
आपने तो यानी कि तुगलकाबाद और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको यहीं से देखने के मिलते हैं। तो इसका आया था मीनार तीन सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान यानी इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी। तो ये आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी पता होना चाहिए। फिर आता है यानी कि आपका दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये आपने देखा होगा, एक आपका कौन सा है, हुमायूं का मकबरा कहा जाता है। फिर आपका बीगम एक तरह से बीबी का मकबरा है। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते थे, पर कहीं ना कहीं अब हो गए हैं आपके ख़त्म। अब आपसे इसकी पूछी जाती है टर्मिनोलॉजी। क्या पूछी जाती है? टर्मिनोलॉजी। जैसे आपका क्या है, आपका आ जाता है बेगमपुरी मस्जिद। यह मोहम्मद तुगलक के राजकाल में दिल्ली के उस नए राजधानी यानी कि जहाँपना जो थे, यानी कि आपका क्या आता है, जहाँपना विश्व के शरण स्थित की प्रमुख मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। और ये कहीं ना कहीं आपका चित्र एक यानी कि क्या दिखाया गया है, चित्र 3। ठीक है। अब क्या आता है, इसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन आपका आता है जामा मस्जिद। भैया जामा मस्जिद को क्या कहा जाता है? जामा मस्जिद, मस्जिद ए जामी, याद कर लेना। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये है आपके क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजी। फिर आपका आ जाता है यानी कि आपके सारे के सारे जितने मीनारे हैं उनके कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि आपको जितने भी आपको बताए, यानी कि हुमायूं टाउन, ये सारे के सारे जितने भी आपको जो आप घूमने जाते हो आजकल, वो आपके देखने के लिए मिलेंगे। पर कहीं ना कहीं वो अब आपके एग्ज़ाम से हटते जा रहे हैं, इसलिए हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब जैसे क्वेश्चन आता है गुलामों को फ़ारसी में बंदगाह कहा जाता है, तो ये कहीं ना कहीं ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब गुलामों वाला क्वेश्चन, चलो आज आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं इतिहास के। मैं कई बार कई बार क्लास लेता हूँ। यानी कि ये राजा है, ठीक है, ये है राजपूत, ये है यानी कि बड़ी जाति का है, ये है कोई सी भी जाति का है, राजपूत छोड़ते हैं हम, कोई सी भी जाति का ले लेते हैं चलो। ठीक है, ये है बड़ी जाति का है, ठीक है, बड़ी जाति का है। ठीक है, इस पर हुआ हमला, ठीक है, इसने करा हमला। ये क्या है, मुस्लिम है या फिर कोई भी यानी निम्न जाति का है। पुराने टाइम पर आपने गुलामों के कोर्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि यानी कि आप जब पढ़ोगे उसमें लिखा आता है गुलाम कौन थे। गुलाम यानी कि जो लोग जैसे कि इसने क्या करा, इसे हरा दिया, या इसने इसे हरा दिया, यानी कि इसने इसे हरा दिया। अब ये जो लोग हैं, इसकी जो कहीं ना कहीं 3 जातियां हैं। एक तो यानी कि राजा वाली जाति, ब्राह्मण वाली जाति होगी, एक यानी कि आपका किसकी व्यापारी वाली जाति होगी, एक आपके क्षत्रिय वाली जाति होगी, और जो नीचे वाली जाति है उसमें ये सारे के सारे चले जाएंगे। यही तो कॉन्सेप्ट है गुलाम का भाई, यही तो लिखा गया है आपके इसमें। अब इस तरह से कहीं ना कहीं आप सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, आगे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है आश्रित। आश्रित क्या आता है, यानी कि आश्रित के बारे में आता है, गुलामों और आश्रितों के बारे में। ये क्या है, कहीं ना कहीं जो अभी हम कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे, गुलाम और आश्रित अपने मालिकों के और कहीं ना कहीं जो उसे क्या है संरक्षण देता है, उसके कहीं ना कहीं कब्जे में रहते हैं। यानी कि खिलजी और तुगलक शासकों ने एक तरह से इनको क्या करा, गुलामों को, और अब क्या है यहाँ पर क्या है, गुलाम की जगह क्या दिया गया है, बंदगी इस्तेमाल कर, यानी कि इस्तेमाल करते साथ ही उसे आश्रित कहीं ना कहीं निम्न वर्ग के लोगों को उच्च राजनीतिक पदों पर बैठाने की बात करने लगे। और यही कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर बहुत से राजाओं ने क्या करा है, इन्हें जैसे मान के चलिए कि किसी को एक तरह से ये मान के लग रहा है कि हमारे साथ अत्याचार होगा, तो कहीं ना कहीं बहुत से राजाओं ने इनको अपने पास यानी कि अपने देश में कब्जा कर एक तरह से गुलाम बनाया, और गुलाम बना के इनके साथ अच्छा ट्रीट करके इन्हें क्या कर लिया, सेना में भर्ती कर लिया।
भाई ने वेतन मिलने लगा, अच्छी क्या नाम रिस्पेक्ट मिली, तो ये क्या करें, उनके लिए वफादार भी हो गए। चलिए आगे देखते हैं और इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्या है। दिल्ली सुल्तानों के शहर के बारे में, अंत के बारे में ये हमें कहीं ना कहीं पढ़ना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चंगेज़ खान, यानी कि चंगेज़ खान के बारे में आपसे क्वेश्चन आता है। चंगेज़ खान कहाँ का निवासी था? चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोल में 12/19 में उत्तरी पूर्व ईरान में क्या था, आधुनिक उज्बेकिस्तान, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पर हमला किया और उसके शीघ्र ही बाद दिल्ली के सुल्तान को उनका दावा एक तरह से ऐलान पड़ा। फिर क्या आता है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक शासकों का यानी शासनकाल के आरंभ में दिल्ली के पर मंगोलों के दावे पड़े, यानी कि एक तरह से अटैक हुए, और उन यानी कि इसमें मजबूर होकर दोनों सुल्तानों को एक विशाल एक तरह से सेना खड़ी करनी पड़ी। इसके विशाल सेना का संभालना कहीं ना कहीं भारी चुनौती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगोल का जो शासक था वो कहीं ना कहीं पावरफुल था, ठीक है। और आजकल जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, टेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो मंगोल वाला जो क्वेश्चन है, जो कि उसकी माँ और वो बेटे वाला क्वेश्चन है, वो आपको मैं अभी करवा दूंगा जब आपका सामने आएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। फिर आता है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के कहीं ना कहीं डिफरेंस है। ये पेट भर सेना वाली ये जो कहानी आपकी आती है कि पेट भर सेना, यानी कि उन्हें क्या करा है, सेनाओं को कहा गया कि हम आपको क्या करेंगे, पेट भर खाना देंगे, और ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट आपका देखने को मिला है। फिर आता है शेरशाह सूरी, यानी कि शेरशाह सूरी ने क्या करा, यानी कि बिहार में अपने चाचा के साथ एक छोटे से इलाके में प्रबंधक के रूप में काम शुरू कर दिया, और आगे चलकर उसने क्या करा, एक तरह से मुग़ल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दे दी। किसको दे दी थी चुनौती? किसको दी? मुग़ल सम्राट को। और शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपने यानी कि राजवंश स्थापित किया था, और कहीं ना कहीं सूर वंश के केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन के अलाउद्दीन खिलजी वाले एक तरह से कहीं ना कहीं आपको देखो, अब जब क्या है, जो छोटे स्तर से कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर जाता है तो उसे कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाता है सारी चीज़ें बता, तो इसीलिए कहीं ना कहीं इसमें भी इतिहास में भी यही बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे जो एक तरह से क्या है सैनिक थे या फिर इस तरह की चीज़ों के थे, और वो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर अपने राजवंश को लेके चले, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें सारी चीज़ें पता थी, पर कहीं ना कहीं टाइम कम में उन्होंने सारी चीज़ें। अब आपके आ जाते हैं 3 श्रेणी, ईश्वरीय शांति और धर्म युद्ध, ठीक है। कहीं ना कहीं ये 3 श्रेणी, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको मैंने करवा चुके हैं, तो ये आपको टर्मिनोलॉजी पर ध्यान देना है। 3 श्रेणी क्या है, ईश्वरीय शांति क्या है, नाइट क्या है, और धर्म यानी कि क्या है, ठीक है। 3 श्रेणी का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस के एक तरह से सूत्र, अब इसमें क्या करा गया, 3 वर्गों को विभाजित किया गया था, यानी कि 3 वर्गों को विभाजित किया। प्रथम यानी कि तरह से वर्ग की बात कही गई है, ठीक है। फिर आता है नाइट, और फिर ईश्वरी, ये चीज़ें आती है। ये आपका चैप्टर था, छोटा चैप्टर था, इसमें मैक्सिमम आपकी सारी टर्मिनोलॉजी है और इम्पोर्टेंट नहीं है। एक रजिया वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपका आता है, तो उस चीज़ को ध्यान रखना। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।